आज हम देखेंगे व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट क्या होता है? वेब डेवलपमेंट यानी अगर हम कोई भी वेबसाइट्स को बना रहे हैं या उसे मेंटेन कर रहे हैं तो उसी को वेब डेवलपमेंट बोला जाता है। इसके कई कंपोनेंट्स होते हैं, वेब डेवलपमेंट कंपोनेंट्स, जैसे डेवलप एंड मेंटेन वेबसाइट्स, वेब डिज़ाइन या यूआई यूएक्स डिज़ाइन, जो भी आपको सामने दिखता अपनी वेबसाइट्स में, डिज़ाइनिंग, लेआउटिंग या फिर किस तरीके से चीज़ें अरेंज हो रखी है, आपको कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है, वो सारा जो है वेब डिज़ाइन में आ जाता है। वेब पब्लिशिंग, जब आप अपनी वेबसाइट को फंक्शनल बना देते हो और जनरल पब्लिक के लिए गो लाइव करते हो या यूज़ के लिए होस्ट करते हो तो उसे वेब पब्लिशिंग बोला जाता है, जिससे आप अपनी फंक्शनल वेबसाइट के जितने भी एसेट्स हो गए, जितने भी कोड्स हो गए, उन सबको किसी सर्वर में होस्ट कर रहे हो और डोमेन ख़रीद के उसको लिंक कर रहे हो और उस डोमेन के थ्रू कोई भी आपका यूज़र उसे एक्सेस कर पा रहा है, यानी आपकी वेबसाइट गो लाइव हो चुकी है, तो आप उसे वेब पब्लिशिंग बोलेंगे। वेब प्रोग्रामिंग, जो भी आप कोड लिख रहे हो, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और एनी फ्रेमवर्क, जो भी आप कोड लिख रहे हो अपना वेबसाइट को बनाने के लिए, उसे फंक्शनल बनाने के लिए, वो सब वेब प्रोग्रामिंग में आ जाती है। डेटाबेस मैनेजमेंट, जो भी डेटा आप इंटरैक्ट कर रहा है, आपका यूज़र जो भेज रहा है बैकएंड में, जो भी आपने खुद से मैनेज कर रखा है, जो भी डेटा आप स्टोर कर रहे हो अपनी वेबसाइट से रिलेटेड या फिर उसे मैनेज कर रहे हो, सब डेटाबेस मैनेजमेंट में आ जाता है। जर्नल क्लासिफिकेशन ऑफ वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट को आप दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हो। एक है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, बैक एंड वेब डेवलपमेंट। फ्रंट एंड जो आपको दिखता है, बैक एंड जो आपको नहीं दिखता है। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट क्या होता है? जो क्लाइंट साइड पार्ट होता है या जो वेबसाइट से यूज़र डायरेक्ट इंटरैक्ट करते हैं उसे फ्रंट एंड बोलते हैं और इसे क्लाइंट साइड भी बोला जाता है। और इसमें HTML, CSS, JS या जावास्क्रिप्ट, इन तीनों को मिला दे तो इसे होली ट्रिनिटी ऑफ फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट भी बोला जाता है। इसमें HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हमारी वेबसाइट के वेब पेजेस के स्ट्रक्चर या स्केलेटन तैयार करने में यूज़ किया जाता है। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स यूज़ किया जाता है डिज़ाइन पर्पस के लिए, जो हमारी वेबसाइट को मोर प्रेजेंटेबल बनाता है और हमारी वेबसाइट की स्टाइलिंग करता है। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसको बनाने का मेन पर्पस यही था कि हमारी वेबसाइट मोर यूज़र फ्रेंडली हो और यूज़र एक्सपीरियंस बढ़े, वो स्टैटिक ना रहे, उसमें डायनेमिक कंटेंट डाल सके और यूज़र इंटरैक्टिविटी बढ़ा सके। अब देखते हैं कुछ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज। इसमें आता है आपका एंगुलर JS, रिएक्ट JS, व्यू JS, बूटस्ट्रैप, मटेरियल UI, टेलविंड CSS, ember.js, handlebar.js। ये सारे के सारे जो भी फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज है, ये आपकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट जर्नी को काफ़ी फास्ट, ईजी और स्केलेबल बनाते हैं। फ्रंट एंड रोड मैप, इस इमेज में आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ फ्रंट एंड लैंग्वेजेस और उससे रिलेटेड फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज को हमने जो है दिखा रखा है, जिसने फ्रंट एंड डेवलपमेंट को ईजी कर दिया है और स्केलेबल भी बना दिया है। आप देख सकते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आर एट द टॉप, फिर CSS फर्दर डिवाइड हुए CSS लाइब्रेरी में, CSS फ्रेमवर्क्स में, CSS प्री प्रोसेसर में। CSS लाइब्रेरी में प्योर CSS बेसिकली आपका जो भी आप कोर CSS लिखते हो, जो भी उसका सिंटैक्स यूज़ करते हो फॉर स्टाइलिंग पर्पस, वो आपकी प्योर CSS हो गई। CSS फ्रेमवर्क्स में जैसे बूटस्ट्रैप, टेलविंड CSS, ये आपका बेसिकली कुछ इनबिल्ट क्लासेस प्रोवाइड करती है जिसका आप डायरेक्ट यूज़ करके आप अपने वेब पेजेस की स्टाइलिंग कर सकते हो। और इनमें खुद के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं स्टाइलिंग के, जैसे फॉर्म के कंपोनेंट्स हो गए या कुछ भी हो गए, जिससे आप रीयूज़ कर सकते हो और बहुत इजीली जो है अपने वेबसाइट का डिज़ाइन तैयार कर सकते हो और स्टाइलिंग कर सकते हो उसको।
CSS प्री प्रोसेसर सैस लेस। CSS प्री प्रोसेसर CSS का ही एक्सटेंशन है जिसका खुद का ही प्री प्रोसेसर सिंटेक्स है जो CSS जनरेट करता है, प्लस इसमें कुछ एड ऑन्स होते हैं नॉर्मल CSS से, जैसे सैस जो काफ़ी स्टेबल प्री प्रोसेसर माना जाता है CSS का। उसमें मिक्सिंग हो सकता है, सेलेक्टर नेस्टिंग हो सकता है और सेलेक्टर इनहेरिटेंस हो पाता है, जिससे हमारा CSS का कोड ज़्यादा रीडेबल और मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करता है। अब आप जावास्क्रिप्ट को देखें तो फर्दर ब्रांच होता है ES6 में, टाइपस्क्रिप्ट में, पैकेज मैनेजर में, फ्रेमवर्क्स में, लाइब्रेरीज में। इसमें ES6 को ECMAScript 6 भी कहते हैं। ECMAScript क्रिएट किया गया था ताकि जावास्क्रिप्ट को स्टैंडर्डाइज किया जा सके। उसी में ES6 6th वर्जन है जो 2015 में लॉन्च हुआ था। इसमें कुछ मेजर चेंजेस लाए गए थे, जैसे लेट जो आपके वेरिएबल्स को डिक्लेयर करता है ब्लॉक स्कोप में, और कॉन्स्ट जो अलाउ नहीं करता आपके वेरिएबल्स में वैल्यू को रीअसाइन करने में, यानी आपकी वेरिएबल की रीअसाइनमेंट पॉसिबल नहीं होती। बहुत सारे नए फीचर्स आए थे। टाइपस्क्रिप्ट एक स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ऊस बेस्ड कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती है, और ये जावास्क्रिप्ट का ही एक एक्सटेंशन है, बट विद सम एडिशनल फीचर्स। क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट समझ पाती है तो ईजिली उसको टाइप्स असाइन कर पाती है, तो आपको एक्सप्लिसिटली या अलग से टाइप बनाना या बताना ज़रूरी नहीं पड़ता। ये टाइप बेस्ड प्रोग्रामिंग के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, स्पेशली एरर फाइंडिंग और डीबगिंग में, और एरर्स के चांसेस को रिड्यूस करना और स्केलेबल कोड लिखने में भी काफ़ी काम आता है। पैकेज मैनेजर npm yarn बेसिकली हमारे जावास्क्रिप्ट बेस्ड पैकेजेस को इंस्टॉल, अपडेट और मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। एंगुलर और Vue.js कुछ पॉपुलर फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स है, और React.js कुछ पॉपुलर लाइब्रेरी है। अब बारी आती है बैकएंड डेवलपमेंट की। बैकएंड वेबसाइट का सर्वर साइड होता है जो नॉर्मल यूज़र्स को दिखता नहीं, ना ही वो यूज़ या उसे इंटरेक्ट करते हैं डायरेक्टली, और ये ज़्यादातर डेटा को स्टोर और अरेंज करने में काम आता है। आप जैसे इमेज में देख सकते हैं जो हमारा बैकएंड डेवलपमेंट रोड मैप दिखा रहा है। इसमें बैकएंड फर्दर ब्रांच हो सकता है इनटू वेरियस बैकएंड लैंग्वेजेस या सर्वर साइड लैंग्वेजेस, जैसे PHP, Node.js, Python, Ruby, Java, Go, C# एंड स्टोरेज, जो आपके डेटा स्टोरेज में यूज़ होता है। ये इमेज आपको एक बैकएंड की जनरल जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती है, लैंग्वेजेस यूज़ होते हैं और जो भी फ्रेमवर्क्स यूज़ होते हैं उसका एक जनरल आइडिया दे देगी। इसमें PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो फर्दर ब्रांच्ड है इनटू कंपोजर, जो पैकेज मैनेजर है टू इंस्टॉल, अपडेट एंड मैनेज PHP बेस्ड पैकेजेस एट डिपेंडेंसीज, और आप इन्हें composer.json फाइल में देख सकते हैं अपने लारावेल प्रोजेक्ट के फोल्डर स्ट्रक्चर में। लारावेल एक PHP बेस्ड पॉपुलर MVC यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर फ्रेमवर्क है, और वर्डप्रेस, मैजेंटो, ड्रूपर, जुमला कुछ पॉपुलर PHP बेस्ड CMS हैं। Node.js ये एक बेसिकली एक रनटाइम इन्वायरमेंट है जो इनेबल करता है कि आप अपना JS या जावास्क्रिप्ट का कोड ब्राउज़र के बाहर एग्जीक्यूट कर सके, एंड दस मेकिंग जावास्क्रिप्ट मोर पावरफुल टू डू सर्वर साइड डेवलपमेंट एज वेल। और इसमें Express.js सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो जनरली इसके साथ यूज़ किया जाता है। Python वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज जो डेटा एनालिसिस, AIML, डेटा साइंस जैसे फील्ड्स में काफ़ी पॉपुलर चॉइस ऑफ लैंग्वेज है।
वो बैकएंड वेब डेवलपमेंट के लिए भी एक अच्छा चॉइस है ड्यू टू फ्रेमवर्क्स लाइक Django एंड फ्लास्क एंड फास्ट API। और पिप या PIP इसका पैकेज मैनेजर है। रूबी ऑन रेल्स भी एक स्केलेबल बैकएंड वेबसाइट्स बनाने के लिए अच्छा फ्रेमवर्क है विच इज़ बेस्ड ऑन रूबी। स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है ये भी यूज़ होता है बैकएंड डेवलपमेंट के लिए। और जावा आपको पता ही है होगा is a very popular language for its write once run anywhere feature। C# based .NET framework भी काफ़ी पॉपुलर चॉइस है फॉर बैकएंड सर्वर डेवलपमेंट। अब बारी आती है हमारे स्टोरेज की। ये बैकएंड का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसमें आप अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके यूज़र के डेटा को मेंटेन करते हैं और स्टोर कर पाते हैं। और ये फर्दर ब्रांच होता है इनटू रिलेशनल डेटाबेस, NoSQL डेटाबेस एंड कैशिंग सिस्टम। इसमें रिलेशनल डेटाबेस में जैसे MySQL एंड PostgreSQL में आप जो भी डेटा स्टोर करते हैं उसे अलग अलग एंटिटीज़ या टेबल में डिवाइड करते हैं और इन सभी एंटिटीज़ में आपस में कुछ रिलेशनशिप होते हैं जिससे आप SQL या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के मदद से इनमें आपस में आप कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस प्रोसेस कर सकते हैं और स्ट्रक्चर्ड डाटा स्टोर कराते हैं। जबकि NoSQL डेटाबेस में ऐसे कोई प्री डिफाइंड रिलेशनशिप्स नहीं होते अलग अलग एंटिटीज़ के बीच और आप अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी स्टोर करा सकते हैं जो इसे कंपैरेटिवली ज़्यादा स्केलेबल बनाता है और स्केलेबल जैसे कि बिग डेटा के लिए काफ़ी यूज़ होता है। कैशिंग सिस्टम जैसे रेडिस और मेमकेशे की मदद से आप कैशे मेमोरी में डाटा मेंटेन करते हैं या सर्वर की मेमोरी में आप डाटा मेंटेन करते हैं जिससे आप वो फीचर्स जहाँ आपको डेटा ज़्यादा क्विकली फेच करने को ये करना हो वहाँ आप इस टेक्निक के मदद से डेटा मेंटेन कर सकते हैं और उन फीचर्स को ज़्यादा तेज़ी से यूज़र को प्रोवाइड करा पाते हैं। इसमें रेडिस जो वन ऑफ द कैशिंग टेक्निक है उसमें आप की वैल्यू पेयर में डाटा स्टोर कराते हैं जिसमें डाटा किसी भी स्ट्रक्चर का हो सकता है, चाहे वो स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है, कुछ भी फॉर्म में हो सकता है। वो आप किसी की से जो है मैप करा के उसे स्टोर करा सकते हैं जिसका यूज़ होता है कुछ ऐसे फीचर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिसमें आपको डेटा टेम्पररी बेसिस के लिए मेंटेन करना हो और आपको फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए हो। जैसे लॉगिंग करना हो आपको, लॉगिंग मतलब कि आपकी बैकएंड का जो भी हेल्थ है या फिर उसमें जो भी प्रोसेसेस इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उसका बेसिकली लॉग्स मेंटेन करना हो तो आप जो है उस लॉगिंग के लिए अपना कैशे मेमोरी या रेडिस का यूज़ करके मेंटेन कर सकते हैं और विद टाइम टू टाइम किसी पीरियड के बाद जो है उसकी कुछ एक्सपायरी सेट करके जो है उनको आप क्लीन अप कर सकते हैं ताकि आपका जो है लेटेस्ट डाटा हमेशा मेंटेन रखे और आप जो है बहुत फास्ट और क्विक तरीके से उस डाटा को प्रोसेस करके देख सके कि आपके जो है जो लॉग्स बने हैं उसमें आपका करंट सर्वर का स्टेटस कैसा है। कैशिंग करने के लिए या सेशन मेंटेन करने के लिए जैसे आपका कोई भी आप ई-कॉमर्स वेबसाइट में कार्ट में प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हो तो वो डेटा मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसे फीचर्स इंप्लीमेंट करने के लिए जैसे कि मोस्ट पॉपुलर सर्चेस का फीचर हो गया जिसमें कोई भी यूज़र अगर आपके वेबसाइट में आ रहा है तो आप उसको जो भी डाटा दिखा रहे हो वो आपके बैकएंड के डेटाबेस में स्टोर हो रखा है, वो आप दिखा तो रहे हो पर आप चाहते हो कि आप उसमें से जो है जो भी कंटेंट वो ब्राउज़ कर रहा है उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि मोस्ट पॉपुलर सर्चेस क्या हुआ है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र ने कौन सी चीज़ ढूंढी वहाँ पे या फिर कौन सी चीज़ को ब्राउज़ किया। तो वो डाटा मेंटेन करने के लिए अलग से डीबी में कोई कॉलम बना के या टेबल बना के जो भी अलग से डेटा मेंटेन करने के जगह पे आप रेडिस में की वैल्यू पेयर की मदद से उस डेटा को मेंटेन कर सकते हैं। बेसिकली आप रेडिस में की वैल्यू पेयर की मदद से उस डेटा को स्टोर कर रहे हो कि कोई भी यूज़र ने जिस भी कंटेंट को ब्राउज़ किया उसकी एक कुछ यूनिक आईडी को आप जो है अपने की में मेंटेन कर रहे हो लगातार फॉर सम टाइम पीरियड, कुछ उसे एक्सपायरी सेट करके और ऐसी मेंटेन कर करके आप इजीली जब भी आपको कहीं पे भी कोई सेक्शन दिखाना है कि जो भी पॉपुलर सर्चेस का कि व्हाट इज़ द टॉप मोस्ट व्यूड कंटेंट फॉर टुडे और फॉर लास्ट वीक और फॉर लास्ट मंथ, तो इस तरीके के जो आपको अगर फीचरिंग्स
दिखानी हो अपने कंटेंट की, तो इन फीचरिंग के लिए जो है आप डायरेक्टली रेडिस में जो आपकी मेमोरी में डाटा मेंटेन कर रखा है, बहुत फास्ट तरीके से आप उसे अपडेट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो और रिट्रीव करके यूज़र को दिखा सकते हो, जो काफ़ी यूज़र के एक्सपीरियंस को अच्छा बनाता है और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली भी हो जाता है आपकी वेबसाइट। और क्योंकि आप इसमें टेम्परेरी बेसिस के लिए डाटा मेंटेन करते हो, तो जैसे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपने 1 मंथ के पॉपुलर सर्चेज मेंटेन किए, तो आप उसको जो है टेम्परेरी बेसिस का मेंटेन करने की वजह से अपने आप ही जो है उसकी एक्सपायरी होने के बाद आप उसे क्लीन अप भी करते जा रहे हो और उसको अपडेट भी करते जा रहे हो, जिससे आपका जो है बिल्कुल लेटेस्ट आपका फीचर में जो है लेटेस्ट जो करंट टाइम पे फीचरिंग कंटेंट है वही यूज़र को दिख रहा है और आपकी यूज़र की जो है एक्सपीरियंस को और बढ़ा रहा है। तो यहाँ आपने देख लिया होगा कि कैसे वेब डेवलपमेंट की दुनिया में जावास्क्रिप्ट कितना इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल है। अगर आप इसे मास्टर कर लेते हैं तो आप मार्केट में एक बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स बन सकते हो बाय मास्टरिंग एनी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी या बैक एंड की फ्रेमवर्क जैसे Node.js जैसी टेक्नोलॉजीज़। आपके पास सुपर पावर्स आ जाती है कि आप वेबसाइट के एंड टू एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या खुद का कुछ बना सकते हैं, खाली एक लैंग्वेज की अच्छी मास्टरी से। सो हियर इज़ वाई वी नीड टू नो जावास्क्रिप्ट वेरी वेल।